नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता के गलियारों में एक बार फिर से मंत्रिपरिषद में फेरबदल की अटकलें हैं। पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की लंबी बैठक के बाद सुबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी अमित शाह से मिले। माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और बीजेपी संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल हो सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक एक ही बार मंत्रिपरिषद विस्तार हुआ। कुछ दिनों पहले कानून मंत्रालय से किरेन रिजिजू की छुट्टी भी हो गई थी। तो मोदी सरकार का विस्तार कब होगा, यही आज बड़ा प्रश्न है और जो लगातार सत्ता के गलियारों में तैर रहा है। आपको बता दें कि अभी मंत्रिपरिषद में अधिकतम 81 मंत्री बनाने का ही प्रावधान है। अभी जो संख्या है मौजूदा वो 76 मंत्रियों की है, यानी 5 नए मंत्री और बनाए जा सकते हैं। मौजूदा जो मंत्रिमंडल है उसमें 28 कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है। इनमें से 15 मंत्री ऐसे हैं कैबिनेट के जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय का भार है। तो नए मंत्रियों के लिए जगह बनाने का विकल्प भी खुला हुआ है, क्योंकि आपको बताया कि जब पिछली बार मोदी 2.0 में मंत्रिमंडल का फेरबदल किया गया था तब 12 कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई थी और उनकी जगह 17 नए चेहरे लाए गए थे। हालांकि अब भी नए मंत्रियों को जगह मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि जैसा हमने बताया है कई मंत्री एक से अधिक मंत्रालय यहां पर संभाल रहे हैं। आइए उन मंत्रियों पर नजर डालते हैं जिनके पास अभी एक से अधिक मंत्रालय हैं। मंत्री एक है, मंत्रालय अनेक है। ये कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर भार है, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह, उनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। निर्मला सीतारमन वित्त और कॉर्पोरेट अफेयर्स भी उनके पास है। पीयूष गोयल, उनके पास वाणिज्य एवं उद्योग, टेक्सटाइल, उपभोक्ता, नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य मंत्रालय का भार है। तो ये एक से अधिक मंत्रालय इनके पास हैं। इसी तरह अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की, तो उनके पास शिक्षा है, स्किल डेवलपमेंट का मंत्रालय भी उनके पास है। प्रहलाद जोशी के पास संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला और खनन ये मंत्रालय भी हैं। भूपेंद्र यादव के पास श्रम एवं रोजगार और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इसी तरह से अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें, उनके पास महिला एवं बाल कल्याण, अल्पसंख्यक मंत्रालय, इन मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास नागरिक उड्डयन के साथ साथ स्टील मंत्रालय भी है। और इसी तरह सर्बानंद सोनोवाल के पास शिपिंग और आयुष, ये 2 मंत्रालय हैं। आगे भी ऐसे मंत्री हैं। गिरिराज सिंह, इनके पास 2 हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। अमूमन ये दोनों मंत्रालय एक साथ ही रहते हैं। अश्विनी वैष्णव, इनके पास 3 बड़े हैं, रेलवे है, संचार है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी। इसके साथ ही हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम, आवास एवं शहरी मामले, इस तरह की जिम्मेदारी ये संभाल रहे हैं। मनसुख मांडविया, इनके पास स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक, ये 2 अलग अलग मंत्रालय इनकी जिम्मेदारी है। जी किशन रेड्डी के पास संस्कृति, पर्यटन और साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की जिम्मेदारी है। अनुराग सिंह ठाकुर के पास सूचना प्रसारण भी है, युवा एवं खेल मंत्रालय भी है। तो ये वो सारे मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय की जिम्मेदारी है। तो यानी अगर नए मंत्री आते हैं तो इनमें से किसका भार जो है वो कम भी हो सकता है। इसके साथ साथ एनडीए के विस्तार की चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में लगातार चल रही है। जिस तरह से मेल मिलाप का सिलसिला शुरू हुआ पुराने साथियों के साथ बीजेपी का, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कई जो बिछड़े साथी हैं वो बीजेपी के साथ आ सकते हैं। इनमें आपको बताते हैं कि टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, वो गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके हैं। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन की बात चल रही है। कर्नाटक की बात करें तो वहां पर जनता दल सेक्युलर भी बीजेपी के प्रति नरमी दिखा रही है। अकाली दल पंजाब में बीजेपी के साथ काफी लंबे समय रहा था, एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को तैयार दिख रहा है। हालांकि समान नागरिक संहिता पर अकाली दल ने खुलकर विरोध किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर, जिनके साथ बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था, उनकी वापसी की बात चलने की बात हो रही है। बिहार की बात करें तो वहां पर चिराग पासवान और पशुपति पारस, दोनों चाचा भतीजे में बीजेपी चाहती है कि सुलह हो जाए और चिराग पासवान बीजेपी के साथ आ जाएं। तो ये सारी बातें भी चल रही हैं। इसके अलावा मोदी मंत्रिपरिषद में विस्तार की चर्चाओं के बीच अब ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या अगले लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का विस्तार होगा। जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि कई सहयोगी दलों के साथ बातचीत बीजेपी की चल रही है, तो क्या अब अगर मंत्रिमंडल में विस्तार होता है तो सहयोगी दलों को भी जगह मिलेगी, ये भी एक प्रश्न है। क्या सहयोगी वापस आएंगे सरकार में, क्योंकि एक एक करके कई सहयोगी बीजेपी के बिछड़ गए हैं। अभी मोदी मंत्रिपरिषद की बात करें तो केवल 2 ही सहयोगी दलों को इसमें बीजेपी के अलावा जगह दी गई है। ये 2 पार्टियां हैं, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और आरपीआईए
इन्हें ही फिलहाल जगह मिली है। राष्ट्रीय लोजपा के पशुपति पारस वो कैबिनेट के मंत्री हैं और साथ ही RPI-A के रामदास अठौले राज्य मंत्री हैं। तो यानी अभी यहां पर सहयोगियों को भी जगह देने की गुंजाइश बचती है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी सहयोगी दलों की संख्या बढ़ाने में लगी हुई है। कई सहयोगी दल हैं जो मंत्रिपरिषद में जगह पाने की उम्मीद लगाए हुए हैं। इसमें सबसे प्रमुख है शिवसेना। महाराष्ट्र से शिवसेना को भी मंत्रिपरिषद में जगह पाने की उम्मीद है। आपको बताएं कि कल ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसमें महाराष्ट्र में उनके अपने कैबिनेट विस्तार की और दिल्ली में जब कैबिनेट विस्तार जब भी होता है तो वहां से भी शिवसेना शिंदे से कुछ मंत्री बनाने की बात हुई है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसमें एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की उम्मीद एकनाथ शिंदे को है कि उनकी पार्टी को मिलेगा। साथ ही कुछ अन्य सहयोगी दल भी मंत्रिपरिषद में जगह मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं। दूसरे दलों की भी नजरें हैं, जैसे कि तमिलनाडु से AIADMK लगातार बीजेपी का हर मुद्दे पर साथ देती आई है। उसे भी उम्मीद है कि जब भी मंत्रिपरिषद का विस्तार होता है तो उसे भी जगह मिले। चिराग पासवान, जैसा हमने कहा है कि बहुत प्रबल दावेदार हैं बिहार से, बिहार में चुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती भी है, तो चिराग पासवान भी मंत्री बन सकते हैं, ये भी अटकल लगाई जा रही है। और साथ ही आंध्र प्रदेश से अगर TDP NDA का हिस्सा बनती है तो क्या वहां से भी कोई मंत्री बनेगा, यह भी एक प्रश्न है। और इसके साथ साथ ये तो हुई सरकार की बात, संगठन पर भी बीजेपी लगातार जुटी हुई है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी ने संगठन की दृष्टि से पूरे देश में 3 अलग अलग क्षेत्र बनाए हैं। ये 3 जो क्षेत्र हैं, एक उत्तर क्षेत्र है, एक दक्षिण है और एक पूर्व क्षेत्र है। तो ये 3 अलग अलग क्षेत्र या जोन बीजेपी ने बनाए हैं। देख लेते हैं कि किस किस राज्यों को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है बीजेपी की ओर से। अगर हम नॉर्थ जोन की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, दमन दीव, दादर, नगर हवेली, ये सारे जो राज्य या यूटीज हैं इन्हें इसमें नॉर्थ जोन में शामिल किया गया है। अगर हम ईस्ट जोन की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की, तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को पूर्वी क्षेत्र में रखा गया है। दक्षिण क्षेत्र की साउथ जोन की बात करें तो इसमें दक्षिण के जो प्रमुख राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी इसमें शामिल किया गया है। गुजरात और कुछ अन्य ऐसे राज्य हैं जिनको फिलहाल किसी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, उनके लिए बीजेपी अलग से रणनीति बनाएगी। और ये क्यों किया गया है? ताकि हर क्षेत्र के हिसाब से अलग तरह से मुद्दे तय किए जा सकें, वहां के नेताओं को अलग अलग ढंग से जिम्मेदारियां दी जा सके। और इसी के लिए बीजेपी 6 से लेकर 8 जुलाई तक इन तीनों ही क्षेत्रों में बैठकें करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा इन बैठकों की अगुवाई करेंगे। साथ ही संगठन के तमाम नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 6 जुलाई को पूर्वी क्षेत्र की बैठक गुवाहाटी में होगी, 7 को उत्तर की बैठक दिल्ली में होगी और 8 जुलाई को दक्षिण की बैठक हैदराबाद में होने जा रही है। इनमें JP नड्डा होंगे, संगठन मंत्री होंगे और उस तमाम क्षेत्रों के जो भी प्रमुख नेता हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेशों के अध्यक्ष, साथ ही संगठन मंत्री। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी जोर दिया जाएगा। एक तरह की ये कार्यकारिणी होगी इस क्षेत्र की। तो ये 3 क्षेत्रों में अलग अलग कार्यकारिणियों का बैठकों का सिलसिला बीजेपी चालू करने वाली है। और ये सारी जो कवायद चल रही हो, चाहे सरकार में बदलाव की बात हो, संगठन में बदलाव की बात हो, सारी बातें इसी ओर इशारा कर रही कि किस तरह से बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार हो रही है। वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ कैंपस में 3 नए भवनों का शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डीयू की 100 वर्षों की यात्रा में कई ऐतिहासिक पल आए हैं। डीयू ने हर पल को जिया, हर पल में जान भर दी। डीयू सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं है बल्कि मूवमेंट है। डीयू ने अपने मूल्यों को जीवंत रखा है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में है। नई शिक्षा नीति से छात्रों को फायदा। इंडियन यूनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ी है। हमारे शिक्षण संस्थानों की दुनिया में पहचान हुई है। मुझे खुशी है कि आज जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल का सेलिब्रेशन हो रहा है तो इस फेस्टिव माहौल में मुझे भी आप सबके बीच आने का अवसर मिला है। और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है।
इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट को जिया है। इस यूनिवर्सिटी ने हर मोमेंट में जान भर दी है। डीयू ने 100 सालों में अगर अपने एहसासों को जिंदा रखा है तो अपने मूल्यों को भी जीवंत रखा है। कभी डीयू में केवल 3 कॉलेज थे, आज 90 से ज्यादा कॉलेज है। कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल के लिस्ट में थी, खस्ता हाल थी। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो चुका है। आज डीयू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई है। आज देश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी, कॉलेज बनाए जा रहे हैं। आप सभी के कलेक्टिव एफर्ट से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार हुई है। अब छात्रों को यह बड़ी सुविधा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विषयों का चुनाव कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से पहुंचे। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग से इस यात्रा की शुरुआत की और विश्वविद्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मेट्रो में छात्र छात्राओं से बातचीत भी की। छात्रों ने भी पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए। और केंद्रीय राज्य मंत्री और दिल्ली यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा हैं मीनाक्षी लेखी। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। दिल्ली विश्वविद्यालय का आज समापन समारोह था, चूंकि शताब्दी साल मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन खत्म हुआ है और आप देख सकते हैं तमाम सारे यहाँ पर पूर्व छात्र वर्तमान छात्रों के साथ में आए हैं। मीनाक्षी लेखी जी हैं यहाँ पर, जो कि जिन्होंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में लॉ की डिग्री यहीं से हासिल की और सारे पुराने मीनाक्षी जी के दोस्त हैं। मीनाक्षी जी, आज कई सालों के बाद में आप मिली होंगे अपने पुराने साथियों से। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो याद आती हैं। अच्छा। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला ना कि कुछ चीजें बदलती नहीं है, जनरेशंस बदल जाती है, तो चाय और नूडल्स और पटेल चेस्ट और कमला नगर, वो चीजें कभी नहीं बदलती। वो सब कुछ मधुर यादें हैं, कुछ झगड़े, कुछ डिबेट्स, हर विषय पे चर्चा। अच्छा, कोई याद बताइए जो आज आपको याद आ रही हो कि आपने स्टूडेंट लाइफ में उस वक्त दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए कुछ ऐसा किया, जैसा अभी जिक्र कर रहे थे लेकिन उसको हम ऑन एयर नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसे बहुत सारे किस्से जो जिक्र नहीं किए जा सकते। अच्छा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं दिन भर हम लोग भाषणबाजी और बाकी चीजें करते थे और 12 बजे से जाके लाइब्रेरी बैठ जाते थे। अच्छा, रात को और 12 बजे से? सुबह 12 बजे 12 से 3:30 तक लाइब्रेरी का टाइम होता था। अच्छा। और हमारे यहाँ एक जयसिंह होते थे चाय वाला, और उनके साथ उनके यहाँ जाके सबने चाय पीनी है। अच्छा। और बन ऑमलेट सब वही मील होती थी। अच्छा। तो काफी अच्छा समय था और आनंद देने वाला। खर्चे घर से बहुत लिमिटेड मिलते थे। और जितनी डिबेट्स में हम ये प्राइज मनी देख के जाया करते थे कि जहाँ कैश मिलना है वहाँ पहले जाना है, वहाँ पहले जाना। और फिर जो पैसे आते थे उससे सबको ट्रीट करना है कमला नगर ले जाके। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी भी कमला नगर का जिक्र कर रहे थे कि सब कुछ बदले लेकिन ये नहीं बदलना चाहिए। एब्सोल्युटली नहीं बदलना चाहिए। एक जो लाइफ होती है वो नहीं बिल्कुल बदलनी। बिल्कुल। और साधारण लाइफ, मतलब आनंद जो है चीज़ों का, वो शेयरिंग में है, वो केयरिंग में है, वो
बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो नॉर्मल वही चाय का कप और वही लोग और उन्हीं के बीच ज़मीन पे बैठना, गप लगाना, लाइब्रेरी के बाहर बैठना और हर मुद्दे पर, मतलब वो जैसे बोला ना इजराइल से स्पेस तक, हर मुद्दे पर बहस करनी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उदयपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के 9 साल में भारत के गौरव के साल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने गरीबों को सम्मान दिया है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने आतंकवाद का खात्मा किया है। अभी अभी सारा विपक्ष के नेता पटना में इकट्ठा हुए, एक बड़े मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सारे लोग, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मैं भी बहुत साल से राजनीति में हूं। मैंने सोचा भला ये कौन लोग इकट्ठा हुए? ये 21 पार्टी के लोग थे और 21 लाख के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। इनके मन में अपने बेटे का भविष्य है। मैं नाम से कहता हूं, स्टालिन जी का इंटरेस्ट है अपने बेटे उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाना और गहलोत जी का इंटरेस्ट है वैभव को मुख्यमंत्री बनाना। जो अपने बेटे के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है या जो देश के लिए काम कर रहे हैं इसको वोट देना है, ये तय करने का समय देश की जनता के लिए आ रहा है। पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। गरीबों के राशन में 100 करोड़ रुपया चाऊ कर गए, वृद्धावस्था पेंशन में 450 करोड़ रुपया चाऊ कर गए। शर्म करो, शर्म करो, गरीब बच्चों का अनाज और वृद्धों के पैसे खाकर कोई सुखी नहीं होता है गहलोत जी। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में नस्ल और जाति के आधार पर प्रवेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसले में लिखा कि छात्र के साथ एक व्यक्ति के रूप में उसके अनुभवों के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए, नस्ल के आधार पर नहीं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका के लिए शानदार दिन है। और इस पूरे मामले की जानकारी दे रही हैं कादम्बिनी शर्मा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसे लेकर वहां बवाल मचा है। भारत में भी उस पर चर्चा हो रही है। यह फैसला है अफर्मेटिव एक्शन का, यानी एक तरह से जैसे आरक्षण है भारत में, वैसे ही अफर्मेटिव एक्शन वहां पर है। काफी कुछ मिलता जुलता है, जहां पर ब्लैक्स को थोड़ी अहमियत दी जाती है इस कारण से क्योंकि गरीबी है और लैक ऑफ एजुकेशन है, इन सब चीजों को देखते हुए, ताकि उन्हें एक बराबरी का मौका मिले। अब सुप्रीम कोर्ट की एक 9 जजों की बेंच ने 6-3 की मेजॉरिटी से यह माना है कि नस्ल को फैक्टर मानना एडमिशंस में बंद करना चाहिए। यह गलत है, यह इल्लीगल है। यहां पर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, उसकी नस्ल नहीं। ब्लैक जज हैं क्लैरेंस थॉमस, उन्होंने ये कहा है कि ये खत्म होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक उनको जो सफलता मिली है वो उनकी नस्ल से जोड़कर देखा गया है कि उनको उसके कारण क्या फायदे मिले हैं और इसलिए वो जहां हैं वहां पर पहुंचे हैं। तो ये कहा गया है। असल में 1978 में एक सीरीज ऑफ जजमेंट था जिसके जरिए अफर्मेटिव एक्शन लाए गए। अब ये पिटिशन जो है 2014 से ये चल रहा है। लोअर कोर्ट्स ने इसे डिसमिस कर दिया था। स्टूडेंट्स फॉर फेयर एडमिशंस ये पिटिशन लेके आए थे और कुछ और स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, उनका ये कहना था कि ये गलत तरीका है असेस करने का किसी भी स्टूडेंट को, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के खिलाफ था। लेकिन अगर एशियन अमेरिकन स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे अहम बात यह है कि वो भी लगातार अफर्मेटिव एक्शन एडमिशन को लेकर विरोध कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उनके रास्ते में ये एक हर्डल है, मेरिट को ये जगह नहीं देता है, और ये भी कहा जा रहा था कि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
अगर एक स्टडी की बात करें तो आपको बता दें कि एशियन अमेरिकन जो हैं, 2021 का ये डेटा है, 18 से 24 के उम्र के 60% एशियन अमेरिकन अमेरिका में कॉलेज में थे, 38% वाइट कॉलेज में थे, 37% ब्लैक कॉलेज में थे, 33% हिस्पैनिक और 28% नेटिव अमेरिकन, यानी कि जो वहाँ के ओरिजिनल वासी हैं अमेरिका के। तो ये बड़ा ही इम्बैलेंस सा एक डाइवर्सिटी वहाँ पर क्रिएट किया गया, लेकिन इम्बैलेंस अभी भी ज़्यादा है। लेकिन एशियन अमेरिकन स्टूडेंट्स इसे एक तरह से रुकावट मानते थे अपने लिए, उन्होंने इसका विरोध लगातार किया है। दूसरी तरफ पॉलिटिकली अगर हम देखें तो जो बाइडेन, जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में खत्म नहीं हो गया है, इसीलिए ये जरूरी था और रास्ते निकाले जाएंगे कि किस तरह से इसे काउंटर किया जा सके। प्रेसिडेंट ओबामा ने भी इस पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन पूरा आंसर नहीं था, लेकिन ये तब भी कहीं ना कहीं कुछ तो काम करता था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने इसका स्वागत किया है और उनके कुछ और सहयोगी जो हैं उन्होंने इसका स्वागत किया है। आपको ये भी बता दें कि ऐसा नहीं है कि पूरे अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन हर यूनिवर्सिटी जो है वो प्रैक्टिस करती है। कम से कम 9 स्टेट्स ऐसे हैं, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा को मिलाकर, जो कि रेस को एक फैक्टर यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में नहीं मानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास जो है ऑस्टिन में, वो तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट करती है, वो वाइट्स के फेवर में जाती है जहां तक एडमिशन्स का सवाल है। तो ये पूरा खाका है इसका। अब इसको इस तरह से देखा जाए कि आरक्षण से कैसे जुड़ता है, तो यहां भी भारत में आरक्षण को लेकर एक बहस लंबे वक्त से चली आ रही है। एक तबका है जो कहता है कि आरक्षण लगातार दशकों के भेदभाव, कई सौ साल के भेदभाव के कारण आरक्षण जो है वो जरूरी है, जो भेदभाव जिनके साथ किया गया है उनको बराबरी पर लाने के लिए। जबकि दूसरा तबका ऐसा है जो कहता है कि आरक्षण जो है वो अनंत काल तक नहीं चल सकता है, इसे कहीं ना कहीं बंद किया जाना चाहिए। तो क्या दोनों एक ही हैं? असल में दोनों एक नहीं है, इसलिए क्योंकि अमेरिका में कोई एक डेफिनेट परसेंटेज नहीं है कि इतने लोगों को एडमिशन देना है क्योंकि ये इस नस्ल को बिलोंग करते हैं। वो डिस्क्रिशन पर छोड़ा गया था कि किस तरह से डाइवर्सिफाई किया जाए स्टूडेंट पॉपुलेशन को, लेकिन एक परसेंटेज नहीं है। भारत में उस पर परसेंटेज है और एक कैप भी लगा हुआ है कि इससे ज्यादा आरक्षण के तहत नहीं कुछ किया जा सकता है। यहाँ नौकरियों पर भी है, वहां पर नहीं है। हालांकि नस्ल को थोड़ा वेटेज दिया जाता है वहां पर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनमें नौकरी को लेकर। तो इस तरह की जब चीज सामने आती है तो एक बहस यहां भी चल पड़ती है कि इसका आगे क्या होगा, क्या इसको देखकर यहां भी आरक्षण पर बात होनी चाहिए। लेकिन दोनों देशों के हालात अलग हैं, दोनों देशों के जो डेमोग्राफिक्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, विश्वास जो है अलग अलग है और तरीका जो है वो अलग अलग है। तो ये भी समझना जरूरी है कि वहां पर हर जगह पर ये अफर्मेटिव एक्शन अप्लाई नहीं करता है और किस तरह से अलग सिस्टम है भारत में और अमेरिका में। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से इस पर एक बहस चल पड़ी है वहां पर अमेरिका में भी, तो कुछ न कुछ ऐसा किया जाएगा जिसके कारण थोड़ा ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, जो अभी भी है अमेरिकन सोसाइटी में, जो पब्लिक लाइफ है उसमें, वो डिस्क्रिमिनेशन कम हो। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।